नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या 14 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आंसर राइटिंग कराई जाए। बिल्कुल होगा यहाँ पे, ठीक है। लगभग इसको हम लोग 1-2 दिन और चलने देंगे। उसके बाद से जो अदर सब्जेक्ट हो गया, खासकर यहाँ पे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया या फिर करेंट से रिलेटेड सारे के सारे जो सेगमेंट है उसको भी कवर किया जाएगा। और लास्ट में जो पोर्शन यहाँ पे बच जाएगा, इथिक्स का हो जाएगा, एस्से का हो जाएगा, उसको भी यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग निफिक्र रखें। बस वीडियो के लास्ट में जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया जाता है अभ्यास प्रश्न के रूप में, उसको आप लोग ज़रूर करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे पोस्ट करें। पूरी की पूरी वहाँ पे रिव्यू की जाती है। चलिए आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा प्रश्न है आज का। देख पा रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हिटलर की विदेश नीति में अंतर्निहित थे। यहाँ पे क्वेश्चन टैग यहाँ पे लगा है, हिटलर की विदेश नीति के सिद्धांतों के आधार पर अपने तर्कों को प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हिटलर की विदेश नीति। तो यहाँ पे तो आपको विदेश नीति को इंडिकेट यहाँ पे करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे दूसरा उसी को रिपीट कर रहा है कि हिटलर की विदेश नीति के सिद्धांतों के आधार पर अपने तर्कों को प्रस्तुत करना है कि आखिर जो उसका विदेश नीति का जो आधार था, इतनी जो आक्रामक विदेश नीति जो खासकर साम्राज्यवादी विस्तार नीति की अवधारणा से पूरी तरीके से परिचालित हो रहा था, तो उसके पीछे उसका यहाँ पे तर्क क्या था। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए, देखिए बहुत अधिक आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना है। जितना बढ़िया से आप लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे ऐसे प्रश्नों का, तो आपका उत्तर उतना ही यहाँ पे प्रभावशाली होगा। तो चलिए इसका हम लोग फ्रेमिंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फ्रेमिंग करने से पहले यहाँ पे देखिए साफ साफ पूछ रहा है कि हिटलर की विदेश नीति में अंतर्निहित था। तो एज ए भूमिका के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि आखिर हिटलर की विदेश नीति के पीछे इतनी आक्रामकता होने की वजह क्या थी। क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पे हिटलर की बात आती है तो बिल्कुल यहाँ पे वन साइडेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिटलर को दोष दिया जाता है। लेकिन आप समझिए, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति अगर तानाशाह हो रहा है तो उससे कहीं अधिक मेरा मानना है कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको भी यहाँ पे दोष दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा, वर्साय की संधि को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो जर्मन जो जनता है, उस जर्मन जनता के बीच अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो वर्साय की संधि थी एक घाव थी, माने एक न रिसने वाला फोड़ा, रिस के बहने वाला जो घाव था, तो इन जर्मन जनता के बीच भी कहीं न कहीं यहाँ पे मौजूद थी। और यही था ना, यहाँ पे वर्साय की संधि की जो आक्रोश थी जर्मन जनता के बीच जो मौजूद थी, जिसको हिटलर ने लोक लुभावन वादे हो गया, लोक लुभावन नीतियाँ हो गया, ऐसे तमाम सारे नीतियों के माध्यम से उसको, ठीक है, पूरी तरीके से अपने में या फिर उसका मिसयूज करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जनता, ठीक है, देखती रह गई। फाइनली अंततः हिटलर ने अपनी आक्रामक विदेश नीति के माध्यम से इस चीज़ को पूरी तरीके से देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब आसान है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग सिनॉप्सिस की। तो भूमिका के रूप में आपको बताने की कोशिश करना है कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कारणों में हिटलर की विदेश नीति किस हद तक, या फिर इसके पीछे कारण क्या था, इतना आक्रामक विदेश नीति हिटलर क्यों अपनाया हुआ था। उसके बाद बॉडी लाइन में देखिए मूल जो प्रश्न है यहाँ पे पूरा का पूरा विदेश नीति को ही आपको बताना है। लेकिन विदेश नीति को बताते हुए ध्यान रखना कि जो भी इसका उद्देश्य है, जो भी इसकी कार्रवाई है, बिल्कुल आपको यहाँ पे संक्षेप में बताने की कोशिश करना है। अब संक्षेप में मैं कहता हूँ तो देखिए यहाँ पे यूपीएससी में चूँकि शब्द सीमा बिल्कुल यहाँ पे लिमिटेड होती है, तो आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को रखना है। इसका मतलब कि डायमेंशन आपको बड़ा करना होगा। वहीं अगर आप बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे मैं पॉइंट बताता हूँ उसको आप क्या करिए कि थोड़ा इलोबरेट एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, बस वही हो जाएगा स्टेट पीसीएस। उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए अन्य कारणों का भी उल्लेख करना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हिटलर की विदेश नीति को ही कितना हद तक जायज़ ठहराना यहाँ पे उचित होगा। बाकी अन्य भी तो कारण थे जो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने, ठीक है, जो भी गतिविधियाँ थी उससे बिल्कुल यहाँ पे असंतुष्ट थे। जैसे जर्मन जनता की हम लोग बात कर लें,
इसके अलावा हम लोग बात कर लें प्रथम विश्व युद्ध जो जनित जो समस्या, खासकर फांसीवाद का जो इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ, या फिर हम लोग बात कर लें वर्साय की संधि की बात कर लें, या फिर हम लोग वैश्विक संकट, ठीक है, वैश्विक संकट आपको पता होगा, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन भी जिसको बोला जाता है 1929 में। ऐसे तमाम सारे जो कारण हैं आपको यहाँ पे भी अन्य कारणों का भी यहाँ पे उल्लेख करते हुए आपको बताना है। और फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष बिल्कुल यहाँ पे संतुलित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं आंसर राइटिंग करने का। तो भूमिका के तौर पे आपको बताना है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ। अब इसमें कोई राम कहानी बहुत अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि शब्द वहाँ पे आपका चला जाएगा। जिसकी अभिव्यक्ति जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के रूप में हुई। हिटलर की विदेश नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अर्थात यहाँ पे अपने बता दिया पूरी तरीके से, देखिए प्रथम विश्व युद्ध को कारण के रूप में यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे कर दिया। और हिटलर की जो आक्रामक विदेश जो नीति थी उसके साम्राज्यवादी विस्तार अवधारणा से पूरी तरीके से परिचालित हो रही थी, जो कि जर्मन विस्तार, देख रहे हैं ना, जर्मन विस्तार मैंने बोलता था हिटलर की जर्मन लोगों के लिए जो जितना क्षेत्र है जर्मनी को जो मिला हुआ उतना क्षेत्र भी रहने के लिए कम है, मैंने लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं हिटलर का, ठीक है, ये मानना था। क्योंकि समझ रहे हैं ना, एक ग्रेट नस्ल, अपने आप को बहुत ही महान नस्ल के कैटेगरी से वो हिटलर, ठीक है, पूरी तरीके से बिलोंग करता था, रक्त की शुद्धता पे पूरी तरीके से बल देता था। वस्तुतः हिटलर जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर राष्ट्र बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने विदेश नीति के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बनाया। आप समझ पा रहे हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता था, कारण तो यही था ना, इतनी आक्रामक विदेश नीति सेकेंड वर्ल्ड वार तक, जो कि पूरी तरीके से पीछे आने के लिए तैयार नहीं था। और कहीं न कहीं देखेंगे तो 1900 लगभग, ठीक है, 44 तक देखेंगे तो हिटलर काफ़ी मजबूत स्थिति में भी दिखाई देगा, जब तक कि अमेरिका की एंट्री यहाँ पे नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं देखिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र आप कह सकते हैं, या फिर एक विश्व विजेता के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता था। अब आइए बॉडी पार्ट में देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे उद्देश्य है, जो भी लॉजिक था उसके पीछे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 है, तो देखिए यहाँ पे वर्साय की संधि का उल्लंघन करना। अब यही वर्साय की संधि को बहुत अधिक डिटेलिंग आपको नहीं करना है, वरना सब सीमा आप कहीं ख़त्म हो जाएगा। वर्साय की संधि आपने दिखा दिया, एग्जामिनर को भी समझ में आ गया कि अच्छा वर्साय की जो संधि थी जर्मनी के लिए बहुत ही मतलब असहनीय, अपीड़ा या फिर रिस के रिसने वाला जो फोड़ा था, जो कभी न कभी देखिए यहाँ पे फूटना इसका तय था। तो वर्साय की संधि का उल्लंघन करना, इस संधि के प्रावधान जर्मनी के लिए अपमानजनक थे तथा उस पर यहाँ पे आरोपित किए गए थे। अब यहाँ पे क्या क्या था, अगर इसी को लिखने लग जाएंगे तो 15-20 पॉइंट तो वर्साय की संधि में पूरी तरीके से शब्द सीमा खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अखिल जर्मनी साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना करना, ये हिटलर का मेन जो मुख्य उद्देश्यों में से आप कह सकते हैं कि एक था कि जर्मनी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना। इसके लिए वह विश्व में समस्त जर्मन जातियों को एक सूत्र में यहाँ पे संगठित यहाँ पे करना चाहता था कि जितना भी जर्मन मूल के जो लोग हैं एक यहाँ पे हो जाए, और जब एक होंगे तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जर्मनी का कम पड़ जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे यहूदियों को मारना, काटना, भगाना, तेजाब में डुबाना, हिटलर ने कितना मतलब क्रूरता की जो हद होता है सब यहाँ पे पार कर दिया था। साम्यवाद के प्रसार को रोकना, आपको अब ये चीज़ समझना है कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना, चूँकि बगल में ही यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, अगर मैप है यहाँ पे यूरोप का, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है देखिए जर्मनी वाला भाग है, तो जस्ट इधर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चूँकि उस समय सोवियत संघ बहुत बड़ी बाउंड्री यहाँ पे लिए हुए था, बीच में देखेंगे तो पोलैंड बस यहाँ पे अपना जगह रखता था। उसके बाद पूरा का पूरा जो इलाका था सोवियत रूस का ही था, और उस समय सोवियत रूस यहाँ पे बटा भी नहीं था, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे हुआ करता था। और वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे चाहे हम लोग बात कर लें, ठीक है, लेनिन की बात कर लें, उसके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उन साम्यवादी गतिविधियों को हिटलर कहीं न कहीं रुकना चाहता था। अब समझिए, हिटलर उन साम्यवादी गतिविधियों को रोकना चाहता था, इसका मतलब कि साम्यवाद वहाँ सबसे अधिक हावी रहता है जहाँ पे
मजदूरों का, व्यक्तियों का, किसानों का, माने समाज के किसी न किसी वर्ग का यहाँ पे शोषण होता है। इसीलिए बहुत सारा जब देखेंगे हिटलर जब आता है तो इस साम्यवाद को रोकने के लिए कई सारी सुधारवादी कार्यक्रम जैसे रोजगार देना आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में नाजी जो पार्टी थी उस नाजी पार्टी में युवाओं को उसने शामिल करना शुरू कर दिया। पॉलिसी थी उसको देखिए कि किसी तरीके से इस साम्यवाद को यहाँ पे रोकना है और इसका रोकने का यही कारण है, ठीक है, कि जो भी लोग विद्रोह कर रहा है या तो फिर उनको दबा दो या तो फिर उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर के उपयोग करते हुए उसको हमने किसी तरह उसको क्या करना है, यहाँ पे रोक लेना है। तो ये था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि अपनी विदेश नीति की अभिव्यक्ति तथा उसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने कई आक्रामक कदम भी उठाए। क्योंकि अभी तक के जो भी स्टेप यहाँ पे ले रहा था, ठीक है, उतना तो ये पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं होता। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अंतर्राष्ट्रीय जो भी गतिविधियां थी, नीति निर्माण था, उसका भी यहाँ पे उल्लंघन करना हिटलर के लिए बहुत ज़रूरी था और ऐसा उसने कार्य किया। बिल्कुल ही मैंने कह सकते हैं कि ब्रिटेन भी बेचारा उस समय देखते रह गया या फिर हिटलर की कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति को मन ही मन वो सपोर्ट भी करता रहा। लेकिन उस तुष्टीकरण की नीति को और कोई नहीं अपनाया, बल्कि हिटलर ने तो अपनाया ही अपनाया, ब्रिटेन ने भी अगर अपनाया तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन बिल्कुल देखिए ऊपर है, यहाँ पे ब्रिटेन ऊपर है। उसको लगता था कि भाई हमें महाद्वीपीय राजनीति से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। हम इधर एंट्री तभी मारेंगे जब महाद्वीपीय राजनीति में पूरी तरीके से जो संतुलन है यहाँ पे बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ संतुलन बिगड़ने का मतलब है कि लोग आपस में मरने कटने लगेंगे। अदरवाइज कोई एक जो शक्ति होगी पूरी तरीके से यहाँ पे राइज होगी, जैसे कभी नेपोलियन यहाँ पे हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या था ब्रिटेन के लिए। लेकिन इसने हिटलर को ब्रिटेन ने, याद रखिएगा, ठीक है, समझने में बहुत हद तक यहाँ पे भूल कर दी या फिर अपनी व्यापारिक गतिविधि या कहीं न कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए कहीं न कहीं वो, ठीक है, मौन रहने में ही भलाई समझा। लेकिन आगे क्या देखिए, हिटलर किसी का हुआ बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुआ। कूटनीतिज्ञ के रूप में भी हिटलर को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 1933 में देखिए राष्ट्र संघ से अलग होना। अब ये राष्ट्र संघ वही है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से दोबारा कोई इस तरह का विश्व युद्ध या फिर बड़ा युद्ध ना हो जाए। तो राष्ट्र संघ में बाकायदा देखिए फ्रांस और ब्रिटेन को, ठीक है, मतलब एक मुख्य आप कह सकते हैं कि सदस्य के रूप में उसको रखा गया। जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ में देखेंगे तो अमेरिका का वर्चस्व काफ़ी अधिक है, उस समय देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस का वर्चस्व राष्ट्र संघ में काफ़ी अलग माने अधिक था। तो 1933 में राष्ट्र संघ से अलग हो गया, ना हम रहेंगे ना इसके जो भी प्रोटोकॉल है उसको हमें फॉलो करना होगा, माने खुला सांड टाइप का आप समझ सकते हैं, ठीक है। 1935 में देखिए राइन लाइन का सैनिकरण करना। अब 1935 में याद रखिएगा ये राइन लाइन, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइन लाइन नेपोलियन के समय से ही बहुत ही फेमस है, ठीक है, रिच मिनरल्स रिसोर्स वाले यहाँ पे क्षेत्र मौजूद हैं। तो राइन लाइन में ध्यान रखिएगा, जो कि वर्साई की संधि के माध्यम से इस क्षेत्र को, चूँकि तो फ्रांस ने यहाँ पे लिया हुआ था, लेकिन अब राइन लाइन जर्मन वासियों के लिए कह सकते हैं कि एक इमोशन या फिर एक धार्मिक प्रतीक का यहाँ पे चिन्ह था। तो धीरे धीरे इसका भी सैनिकरण करना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो वर्साई की संधि के माध्यम से राइन को देखिए यहाँ पे दिए गए फ्रांस को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पुनः उसको ये वापस ले रहा है नहीं बल्कि पूरी तरीके से यहाँ पे छीन रहा है। अब ये सब कर रहा है तो समझ रहे हैं ना, कहीं न कहीं देखिए मामला कहाँ जाएगा, राष्ट्र संघ में जाएगा और राष्ट्र संघ से ऑलरेडी अलग हो गया है। 1936 में देखिए रोम बर्लिन दूरी का निर्माण करेगा। क्योंकि इस समय देखेंगे हिटलर का लाइफ वगैरह में, ठीक है, तो हिटलर बहुत ही स्ट्रगल करता है। 1919 के बाद से देखेंगे तो वहाँ पे वाइमर गणतंत्र वगैरह सब जब असफल हो जाएगा तब हिटलर को मौका मिलेगा लगभग 1932 के आसपास, ठीक है, हिटलर को मिलेगा जर्मनी में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार को चलाने का, राष्ट्र को चलाने का। तो वहाँ से तेज़ी से बड़े बड़े स्टेप लेना यहाँ पे शुरू करता है। तो 1936 में रोम बर्लिन धुरी का यहाँ पे निर्माण करना, जिसने जापान के शामिल होने पर देखिए अब पूरी तरीके से धुरी राष्ट्र जिसे आप जानते हैं रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के रूप में बन गया। यह साम्यवादी विरोधी गुट था, क्योंकि अब साम्यवाद आगे चल के बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए कहीं न कहीं देखेंगे तो धुरी राष्ट्र या फिर हम लोग मित्र राष्ट्रों की बात करें तो दोनों कहीं न कहीं यहाँ पे कैपिटलिस्ट को, पूंजीवाद को यहाँ पे बढ़ावा देते हुए सब नजर आएगा। लेकिन अब बेचारा जाए कहाँ, रूसी जो साम्यवाद है जाए कहाँ, लेकिन वही मरता का न करता। मुसीबत का समय होता है ना, मतलब कहावत है कि जब विपत्ति पड़ता है, ठीक है, तो गधा को भी घोड़ा कहना पड़ता है। और यही हुआ रसिया के साथ हुआ।
जब पूरी तरीके से हिटलर रसिया में अटैकिंग मोड में आ गया, अटैक कर ही दिया, तो मजबूरन अब हिटलर को, सॉरी यहाँ पे उस समय जो रूसी जो शासक था, ठीक है, उसको जाके ब्रिटेन से यहाँ पे संधि करना पड़ा। इस चीज़ को आप भली भांति आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो साम्यवाद यहाँ पे विरोधी गुट था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और भी चीज़ें हैं कि 1938 में देखिए ऑस्ट्रिया पर हमला आता था, बाद में चेकोस्लोवाकिया पर नियंत्रण। अब ये है ना, यही सब चीज़ जब कर रहा है तो देखिए ब्रिटेन बेचारा ऊपर बैठा हुआ है और रोक नहीं रहा है बहुत अधिक। उसको लग रहा है कि भाई अगर ये डैमेज कर रहा है तो यूरोप में डैमेज कर रहा है ना, आपस में सब लड़ मड़ रहा है, उससे फ़ायदा हमको मिल रहा है। देखिए 1938 का जो टाइम पीरियड है आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, भारत से लेके, ठीक है, अफ्रीका से लेके, देखिए आज न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरे विश्व में कहाँ नहीं था सबका उपनिवेश। वहाँ पे पूरे तरीके से सब कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि 1938 तक आते आते उपनिवेशवाद तो कहीं ना कहीं देखिए मजबूत हो चुका था। मैंने एक जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाले जिनका भी शोषण हो रहा था, वो तो अपने शोषणों के प्रति यहाँ पे अवगत हो गया था। तो यहाँ ब्रिटेन बहुत उस समय उसका बड़ा बिजी शेड्यूल था, ठीक है। तो 1938 में देखिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला तथा बाद में चेकोस्लोवाकिया पर यहाँ पे नियंत्रण। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। चेकोस्लोवाकिया पे देखिए चेक गणराज्य पे सीधे उसको मैंने बोलता था ले लिया हिटलर, ठीक है, उसको अपने पूरे तरीके से सीमा बाउंड्री के अंतर्गत उसको मिला लिया। और बेचारा उधर कौन, ब्रिटेन पूरी तरीके से खामोश बैठा है। फ्रांस तो उस समय जो नेपोलियन जो थर्ड वगैरह, ठीक है, आपको जरूर ध्यान होगा, इतना सब मतलब समझ रहे हैं, इतना डैमेज कमज़ोर पूरी तरीके से हो चुका था कि यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपोलियन, ये नेपोलियन कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। 1 सितंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे 1939 को पोलैंड पर आक्रमण, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब सोचिए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर इसने फाइनली आक्रमण कर दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, ठीक है। तो इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेपोलियन थर्ड का नाम ले लिया, ठीक है। आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, सेकेंड वर्ल्ड वार में फ्रांस का शासक कौन था? क्योंकि नेपोलियन थर्ड तो मेरे ख्याल से वो जो बिस्मार्क था, ठीक है, वहाँ उस समय चल रहा था। तो आप लोग इसे थोड़ा क्रॉस चेक करके नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर देखिए इसने आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो अब यही था, देखिए जो भी हमने उसका उद्देश्य था या फिर उस उद्देश्यों में जो भी उसका जो मंसूबा जो छिपा हुआ था, जो भी कार्रवाई था, उसको भी हमने पूरा यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है कि क्या यही सब कारणों की वजह से हिटलर की विदेश नीति इतनी आक्रामक हो गई, क्या इतना पर्याप्त कारण है? हर सिक्के के 2 पहलू है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक सिक्के पे प्रकाश हमने बहुत अच्छे से डाला, थोड़ा सा बाकियों में भी हम लोग, ठीक है, प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच यहाँ पे पूरी तरीके से पेरिस शांति सम्मेलन अर्थात जो 1919 में हुआ था, उसी समय हुआ था। विभिन्न संधियों में ही यहाँ पे निहित थे, जिसमें सबसे प्रमुख थी यहाँ पे वर्साय की संधि। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख थी यहाँ पे वर्साय की संधि। इस सम्मेलन से असंतुष्ट जर्मनी एवं इटली में फासिस्ट शक्तियों का पूरी तरीके से उदय हुआ। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था इटली को भी इस वर्साय की संधि में, पेरिस शांति सम्मेलन में, ध्यान रखिएगा, कुछ मिला नहीं। बेचारा उस समय वो लड़ा था तो ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन उसको अनसुना कर दिया, इग्नोर मार दिया गया, जो कि उसको भी बहुत अधिक मतलब होता है ना, जान माल क्षति की यहाँ पे हानि हुई थी इटली वालों को। इसीलिए बेचारा बोला था इटली हार के भी जीत गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह तो वही चीज़ हो रहा है। इटली में, ठीक है, पूरी तरीके से मुसोलिनी आ गया और जर्मनी में पूरी तरीके से हिटलर का प्रभाव बढ़ने लग गया। इसीलिए यहाँ पे देखिए तुम भी दुखी, ये सब भी दुखी, दोनों है तो भाई आओ साथ में मिलके कुछ करते हैं। रोम बर्लिन गुट का निर्माण किया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए परिस्थितियाँ यहाँ पे तैयार कर दी। इस परिस्थितियों को तैयार करने में ब्रिटेन एवं फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति भी यहाँ पे काफ़ी जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, तुष्टीकरण की नीति मतलब आपको समझना है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का, ठीक है, मतलब फायदा हो, नुकसान हो, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरा कटे मरे कोई भी उससे प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। और दोनों की नीतियाँ यही है, ब्रिटेन और फ्रांस की, ठीक है।
इसके लिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ, बहुत डिटेलिंग करवाया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी मैसेज भी आ रहा है ये ऑप्शनल हिस्ट्री कंप्लीट कराने का, उसमें भी ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आके पूरा कंप्लीट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चारों जो पोर्शन है उसको यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करवाएं, तो पूरा डिटेलिंग, ठीक है। मतलब आंसर राइटिंग करने में आप लोगों को समस्या ना आए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष की। तो यहाँ पे निष्कर्ष फ्री हैंड है, आप बार बार बोलता हूँ। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पेरिस शांति सम्मेलन में ही निहित थे, जिससे पुष्पित पल्लवित, माने समझ रहे हैं ना, पुष्पित पल्लवित करने में हिटलर की विदेश नीति ने भूमिका यहाँ पे निभाई हुई थी। अर्थात जो बीज था उस बीज को बहुत अच्छे तरीके से हिटलर ने सींचा और फाइनली उसमें क्या निकल आया, फूल निकल गया, जिसका फल देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में यहाँ पे सामने आया। अब ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको अपने तरीके से भी आप जितना बेटर एंड बेटर, ठीक है, प्रयास कीजिए लिखने का, ठीक है। तो प्रैक्टिस मोर ही परफेक्ट है, यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ। अब आज का जो प्रश्न है, ठीक है, आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है। अमेरिकी क्रांति वर्णिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से आपको इसे बताने की कोशिश करना है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। जय हिंद।